हेलो सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज और मेरा नाम है राहुल। जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, तो आज हम उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, और सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ एंड उसके कुछ ग्राफ्स। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मैं कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहे, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्जेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो रहे, ताकि आपको समझने में भी ईजी रहे और आपको ज़्यादा लेंथ ना लगे टॉपिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है जब तक के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। बट अगर हम इन चीज़ों को चेंज कर दें, टेम्परेचर को या हम प्रेशर को या कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस ले आए, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सपोज करो ये वायर है, लेंथ, इसकी लेंथ L है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप बोलोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे ये एक वायर अगर है सपोज, तो ये देख रहे हो आप, इसका जो ये थिकनेस है, तो जितनी ज्यादा वायर की थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। टेक्निकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ये आपका सर्कल है, तो ये जो इसका थिकनेस होगा ये पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल है। जितनी ज्यादा लेंथ और जितनी ज्यादा आपकी थिकनेस वायर की, तो दोनों पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस कम है, ऑब्वियसली बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं इनको सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ बाय एरिया, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो जो कांस्टेंट है वो है रो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब आप बोलोगे रो क्या है, तो रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। मैं बताता हूँ अभी क्या है ये, पहले मैं लिख देता हूँ जो मेन चीज है। ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। अभी आप बोलोगे हमें ये बता दो कैसे आई, तो देखो अगर आपको लर्न नहीं करना तो डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप रो का फॉर्मूला निकालो जरा, क्या होगा। रो का फॉर्मूला होगा आर ए बाय एल। अगर किसी को रेजिस्टिविटी की यूनिट याद नहीं रहती है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं ओम में होता है, चलो एरिया भी हम जानते हैं मीटर स्क्वायर में होता है और लेंथ मीटर में होती है, तो ये गया यहाँ से ओम मीटर आ गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट याद नहीं है ओम मीटर, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, काफी सारी हम ऐसे यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ज्यादा चीजें आप अगर याद करने की कोशिश नहीं करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी चीजें आप याद करोगे उतने ही आपके भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो रेदर देन आप उसको लर्न करो, समझ लो, तो एग्जाम में आप बहुत सारी चीजें इजीली कर पाओगे। बिकॉज होता क्या है, एग्जाम टाइम में आप जितना चीजों को याद करने की कोशिश करोगे उतना ही आप जो पहले चीजें पढ़ी है वो आप भूल जाओगे। तो जितनी आप चीजों को समझोगे उतना आपको बेटर रहेगा, एग्जाम डे पे आप उतना ही फ्रेश रह पाओगे, बिकॉज आपने कुछ लर्न नहीं करा, आपको सब चीजें समझी हुई है। जो भी चीजें आपको एग्जाम में करनी है आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप याद करोगे, सपोज करो कल एग्जाम ए सब्जेक्ट का है और आपने वो ए सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा याद कर लिया, नेक्स्ट एग्जाम बी सब्जेक्ट का है, तो आप उस बी सब्जेक्ट की चीजों को भूल गए होगे, बिकॉज आपने ये सब्जेक्ट लर्न किया है। तो ऐसे आप लर्न करोगे तो लर्न करने का क्या होता है, आज लर्न करा 2 दिन 4 दिन बाद आपने भूल जाओगे। तो इसलिए अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको कम से कम चीजें याद करनी पड़ेंगी, और वो चीजें याद करनी पड़ेंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than कि आप इन चीजों को याद करो, ओम मीटर एंड ये सब चीजें। तो इन चीजों को जितनी चीजें आप समझ सकते हो बेटर है। बाकी कुछ चीजें आपको लर्न करनी होती है वो लर्न भी कर लेंगे फिर इजीली, बट ये भी लर्न करोगे वो भी लर्न करोगे, सब कुछ लर्न करना पड़ेगा। इतना सारा आप अपने माइंड में स्टोर नहीं रख सकते चीजों को। चलो ठीक है, तो रेजिस्टिविटीज आर ए बाय एल आपका हो गया फॉर्मूला। एस्टिमेट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखो, आप बहुत सी जगह पे देखोगे तो आपको बहुत अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, बट हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। हम ये भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज आल्सो ऑफ 1 मीटर ऑफ लेंथ। तो अगर हमें कोई बोले रेजिस्टिविटी क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जब लेंथ वायर की 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसे ही मैंने बता दिया। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। जैसे हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी है ना, हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ी है। जैसे हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया,
ठीक है, और हम एक ग्लास ऑफ वाटर ओशन के पानी से लेकर आ गए, समुद्र से लेकर आ गए, तो दोनों के पानी की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है। ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी, अगर आप एक बहुत बड़े आयरन के ट्रक से आयरन निकालो और उसकी रेजिस्टिविटी चेक करो, और एक आयरन की नेल लेकर आओ, उसकी रेजिस्टिविटी अगर आप चेक करोगे तो रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों की। तो इससे ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब आपको आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये नहीं आपसे पूछेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, ये दो वायर हैं, दोनों की लेंथ आप कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं, वायर ए एंड वायर बी। वायर ए कॉपर की है, वायर बी कॉपर की है, वायर ए एल्यूमिनियम की है। अब दोनों की रेजिस्टिविटी तो ऑब्वियसली अलग होगी, बिकॉज जब आपने मटेरियल ही चेंज कर दिया तो मटेरियल ही चेंज हो गया, तो रेजिस्टिविटी तो अलग होगी, बिकॉज मैंने अभी बताया कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब होता है अगर आप मटेरियल को ही चेंज कर दोगे, आप कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले आए तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग भी होगी, लेकिन अगर आप कॉपर की जगह एक बड़ी कॉपर की वायर ले आए तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज कॉपर पहले था, कॉपर अभी है। ये फिजिकल पैरामीटर्स बिकॉज लेंथ पे नहीं डिपेंड करता। अगर आप एक वायर को इसको काट भी दो 10 पीसेस में और छोटे छोटे हर एक पीस का रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करो तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बिकॉज कॉपर है वो, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और नेचर ऑफ मटेरियल का। अब वायर को काट दो, वायर को खींच के लंबा कर दो, वायर को थिक कर दो, दो वायर को ज्वाइंट कर दो, 10 वायर को ज्वाइंट कर दो, रेजिस्टिविटी हैज नो इफेक्ट, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप बोलोगे सर आप बता दो ना टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हर मटेरियल टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं होता। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स का अलग होता है, नॉन मेटल्स का अलग होता है, सेमीकंडक्टर या उनका अलग होता है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। बाकी आप ये ध्यान रखना कि यस टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, लेकिन हर मटेरियल का अलग अलग होता है, सेमीकंडक्टर का अलग होता है, तो इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि सबका इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए छोड़ दो इसको। चलो आगे। अब कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसके छोटे से जो आपको 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो इफ अ लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A स्ट्रेचेस टू डबल इट्स लेंथ, आपने इसको खींच के डबल कर दिया। ये ध्यान रखना जब भी वो आपको बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ L स्ट्रेचेस टू डबल इट्स लेंथ, हम आप मतलब सेम वायर को खींच रहे हो तो जो चेंजेस होंगे वो सेम वायर में होंगे। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप एक चीज को खींचते हो, अगर आप एक रबर बैंड को भी खींचते हो तो रबर बैंड थोड़ा पतला हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो ये नहीं बोलता है, अगर वो बोलता है अ वायर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बट वन ऑफ लेंथ L एंड अदर ऑफ लेंथ 2L, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं है, बिकॉज उसने बोला दो अलग अलग वायर हैं, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है। वो आपको बोल देगा, अगर एरिया का डिफरेंस होगा तो आपको बता देगा, लेकिन अगर नहीं बोला कुछ भी तो आप अज्यूम करके चलना दोनों का एरिया सेम है। जब तक वो सेम वायर को नहीं खींचेगा आप एरिया को हाफ मत करना। जब वो बोले टू वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L, वो आपको बता देगा हैविंग द सेम एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस या और कुछ भी बोल सकता है, तो मैं ये भी करा दूंगा। अभी हम पहले ये वाला करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमने सेम वायर को स्ट्रेच कर दिया डबल, तो डबल स्ट्रेच करने से क्या हो गया, वायर आपकी पतली हो गई, उस वजह से एरिया आपका A/2 हो गया। चलो इनिशियल रेजिस्टेंस लिखते हैं पहले, रो L बाय, ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस था, इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब चलो न्यू रेजिस्टेंस लेट करते हैं R डैश न्यू लेंथ बाय न्यू एरिया, ठीक है। R dash is a new resistance, L dash is a new length, A dash is the new area। अब आप बोलो रो डैश क्यों नहीं करा, बिकॉज जब तक मटेरियल सेम है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। मटेरियल तो सेम है ना, जो सेम पहले वायर थी उसी को ही खींच के बड़ा करें तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। चलो आगे, रो L की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ L, A डैश की वैल्यू है A/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 रो L बाय A। अच्छा ये रो L बाय A देखो जरा ध्यान से, ये 4 इंटू रो L बाय A, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। आया समझ, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखो सिर्फ इसी चीज में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान रखना इसका बड़ा, क्योंकि वो MCQ में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग गलती करते हो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो। मैं स्टेटमेंट के साथ भी ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा दूंगा या मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साइड में बाद में, लेकिन आज नहीं। जब वो स्टेटमेंट बोलता है तो आपको रेशियो निकालने को बोलेगा। जब वो आपको बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू वायर या फिर न्यू रेजिस्टेंस टू द ओल्ड रेजिस्टेंस, वो आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा। तो देखो जब वो आपको बोलेगा न्यू बाय ओल्ड तो आपको R डैश बाय R चाहिए, R डैश बाय R होगा 4/1,
ठीक है, देख लो आर डैश वहीं रखो, आर को नीचे ले आओ तो 4/1, और अगर आपको बोलेगा कि ओल्ड बाय न्यू करो तो 1/4 रखना। ठीक है, ये दो रेशियो आपको बोलेगा, रेशियो आ गया समझ में। चलो अब अगर आपको कोई बोले परसेंटेज इंक्रीज बताओ, चलो मुझे ये तो मैंने बता दिया दोनों, हो सकता है वो आपसे दोनों ना पूछे, ये भी ना पूछे, सिर्फ क्या पूछे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस। अब जिसको परसेंटेज की नॉलेज है वो डायरेक्टली क्या बोलेगा, पहले आर था बाद में 4R हो गया, तो ये तो 400% बढ़ गया है ना, यही बोलोगे ना। ऑप्शन अगर मैं दे दूं उसके परसेंटेज इंक्रीज के 100%, 200%, 300%, 400%, तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे 400%, और वो गलत है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको फॉर्मूले से सिखा देता हूँ, फिर लॉजिकल समझा दूंगा। फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे भी लगाना हो अगर आपको तो लगा सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए किया बिकॉज जब परसेंटेज बढ़ रही है, जब चीज बढ़ रही है तो बाद में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और इनिशियल नीचे क्यों आया, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वैल्यू निकालते हो आप हमेशा परसेंटेज को। तो बाद में वैल्यू 4R हो गई, पहले R थी इंटू 100, ये हो गया 3R/R इंटू 100, तो ये हो गया 300%। अब आप बोलो ये कैसे हुआ, चलो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। एक बात बताओ, जो चीज R थी वो 4R हुई, तो इंक्रीज कितना हुआ, 3R ही तो हुआ इंक्रीज। R तो ऑलरेडी है ना वो, तो 4R हो गई, तो इंक्रीज तो सिर्फ 3R का हुआ ना, चेंज नहीं बोला मैंने बोला इंक्रीज कितना हुआ। इंक्रीज होता है अगर पहले मेरे पास 5 रुपीज थे और अब 10 है तो 5 रुपीज का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज पूछा मैंने, तो इंक्रीज तो देखो 3R हुआ ना, और वो 3 टाइम्स ऑफ 100% है, क्योंकि 100% क्या था R, तो 300% हो गया। अगर कोई अपने से चीज डबल हो जाती है, R के 2R हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ जाता है, तो 100% इंक्रीज होता है, याद रखना। अगर कोई चीज अपने से डबल हो जाती है इट मींस वो चीज 100% बढ़ गई है। तो ये देखा आपने इंक्रीज परसेंट, ऐसे निकालते हैं इंक्रीज परसेंट, रेशियो निकालना हो, रेशियो कितना टाइम्स हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर मेरे को दिया होता है 10, तो ये मेरा न्यू रेजिस्टेंस 40, वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल दो, मैंने लॉजिक समझा दिया सारे आपको, एक क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है वो, आप कर लेना है यहाँ से। चलो एक और करा देता हूँ मैं, अच्छा मैं वो वाला भी करा देता हूँ चलो, कि पहले लेंथ L थी बाद में लेंथ 12 हो गई, बट ये वायर अलग थी, हमने सेम वायर को खींचा नहीं है, ये वायर दोनों अलग अलग थी, एरिया दोनों का इसका भी ए है इसका भी ए है, तो मेरे को रेशियो कंपेयर करना है रेजिस्टेंस का, दोनों वायर का मटेरियल सेम है। चलो तो R1 इनिशियली था रो L/A, RA लेते हैं इस वायर को, चलो रहने दो R1 ही रहने दो, इस वायर को 1 कर लो, इस वायर को 2 कर लो। सेकंड वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R2L/A, तो ये हो जाएगा 2 रो L/A, तो ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, मतलब पहले वाला। तो लो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर के डबल है, और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब सब चीजें सेम है, एरिया भी सेम है, रो भी सेम है, तो सिर्फ एक चीज बची ना लेंथ, और लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, कुछ करना नहीं था। तो ये चीज अगर आप समझ लोगे तो एमसीक्यू में आपको कुछ भी नहीं करना, तो ये क्वेश्चन आप एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। Two wires of same length, but wire A is more thicker than B. ठीक है, two wires of same length, but wire A is more thicker than wire B. In which one of the wire the current is more? किस वायर में करंट ज्यादा है, ठीक है, कोई अगर आपसे ऐसे पूछे किस वायर में करंट ज्यादा है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ बट वायर ए इज मोर थिकर देन बी, इन विच वायर द करंट इज मोर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल वे में लिख के दिया है, ये क्वेश्चन मैं आपको 5 तरह से पूछ सकता हूँ, ग्राफ से भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा, अभी देखो कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिखना है दोनों वायर का लेंथ सेम था, बट एरिया ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वायर बी। आप चाहो तो वायर 1 और 2 भी कर लेना, जिसको ए और बी में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहो तो वायर 1 और 2 भी कर सकते हो, या एक्सट्रा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ वायर ए इज मोर बिकॉज वो थिक है, तो ऑब्वियसली एरिया ज्यादा होगा उसका। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना, अगर एरिया यानी कि थिकनेस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, तो अगर इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस तो कम होगा इसका, मतलब रेजिस्टेंस बी का ज्यादा हुआ, सिंपल है, रेजिस्टेंस बी का ज्यादा हुआ। और एक बात मुझे बताओ कि करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, बिकॉज मुझे उसने बोला करंट बताना है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो मतलब करंट ज्यादा है इसमें।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि जहां पे थिकनेस ज्यादा थी वहां पे करंट ज्यादा होगा। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं इससे कि करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, थिकनेस ऑफ वायर के, लेकिन तभी है जब वायर की लेंथ सेम हो। अगर वायर की लेंथ अलग होती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब आपको फिर वो रेशियो वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। लेकिन जब तक लेंथ सेम है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एरिया ज्यादा तो देखो रेजिस्टेंस कम, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। रिलेशन ये लिखे हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इससे क्या पता लगा कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी वायर थिक होगी आपकी उतना ही करंट ज्यादा होगा। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो कॉपर की वायर हम लोग ट्रांसमिशन में लगाते हैं, जैसे आप देखते हो ना आपके घर में एसी की वायर काफी ज्यादा थिक होती है, फैन वाली वायर बहुत थिन होती है, तो उसका रीजन यही है कि जितनी ज्यादा आपकी वायर थिक होगी उसमें उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। इसलिए अगर आप पतली वाली वायर में 6 एम्पियर करंट उसके अंदर भेजोगे तो वो वायर नहीं जा पाएगा उसमें उतना करंट, बिकॉज उसका एक लिमिट होता है। वो भी आप सीखोगे धीरे धीरे आगे कि वो लिमिट कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। अब यही क्वेश्चन देखो सेम मैं आपसे ग्राफ में पूछ लेता हूँ। देखो VI ग्राफ है, ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ विच वायर हैज लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ये पूछ लेते हैं ना विच वायर इज थिन। सिंपल, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहां से विच वायर इज थिन, कि कौन सी वायर ए और बी में से पतली है, आपको ये बताना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले हो जाती है। कैसे, देखो ये तो आपको इजीली पता ही है कि रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है, ये तो दिखिएगा, ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है ए से, और वीआई ग्राफ दिया है बिकॉज वीआई ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस बताती है, तो हमें कुछ देखना नहीं है, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, खत्म। अब बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मैंने अभी लिखा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस ज्यादा तो वायर आपकी थिन होगी, इसका मतलब, और रेजिस्टेंस बी का ज्यादा है तो मतलब एरिया उसका कम है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी इज लेस देन एरिया ऑफ ए। तो अब अगर आपसे पूछा होता कि कौन सी वायर थिक है, तो वायर ए थिक है बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन वायर ऑफ बी जो है, जो वायर बी है वो आपकी थिन है, वो वायर पतली है बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल, सो हम क्या लिखेंगे, वायर बी इज थिन। बस एमसीक्यू में आएगा, आपको बताना है। थिक पूछा होता तो वायर ए इज थिक। किसमें करंट ज्यादा जाएगा, ये तो इसका कोई जरूरत नहीं थी, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, हमें एरिया वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो मतलब बी में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब बी का करंट कम होगा ऑब्वियसली, और ए का करंट ज्यादा होगा। बस सिंपल सी बात है। तो चलो अब जो मैं टॉपिक कराऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर आप एन आइडेंटिकल रेजिस्टर लगाते हो कैसे, फर्स्ट है सीरीज में। अगर आप सीरीज में लगाते हो तो क्या होगा, देखो अगर आप आपने एन ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए बहुत सारे, आपने आर ओम के रेजिस्टर लगा दिए बहुत सारे, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे आर ओम के रेजिस्टर बहुत सारे लगा दिए, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कोई गिनती नहीं है, एन है, और आपको कोई बोले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो आर एस जो आएगा ना इसका, आर इक्विवेलेंट लिख लो यहाँ पे, आर एस मत लिखो, जो आर इक्विवेलेंट आएगा मतलब इन सबका नेट रेजिस्टेंस वो एन टाइम्स ऑफ आर आएगा, कुछ नहीं करना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 5 into 5 अगर आप करोगे 5 + 5 + 5 + 5, क्योंकि अभी मैंने सिखाया आपको सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो अलजेब्रिक सम होता है। अगर सब रेजिस्टेंस सेम है, सपोज करो 5 ओम के रेजिस्टर है 5, तो 5 into 5 25, इजीली आप डायरेक्ट कर लो, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल में ध्यान रखना है, अगर पैरेलल में आपने ऐसे ही बहुत सारे आर रेजिस्टेंस लगा दिए, ऐसे ही चलता रहेगा ये, तो इसमें क्या करना है, जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट वो होगा आर बाय एन। इसमें n से मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें n से डिवाइड करना होता है। जैसे अगर आप बोल रहे हो मुझे कि मैंने 5 ओम के 5 रेजिस्टर्स अब पैरेलल में लगाए हैं, तो आंसर क्या होगा, 5 ओम के 5 रेजिस्टर्स मैंने पैरेलल में लगाए, तो आप बोलोगे 5/5 1 ओम, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप बोलोगे 5/5 1 ओम, आप क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करो अपना, 1/5 1/5 1/5, जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कब है, जब सब रजिस्टर सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तभी ये लॉजिक लगेगा, और काफी सारे जगह ये काम आ जाता है, बहुत सारी जगह काम आ जाता है।
अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे। देखो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला होता है सीरीज, सेकंड होता है पैरेलल, ठीक है। अब आप बोलोगे ये है क्या? देखो रेजिस्टेंस का मैंने आपको सिंबल शायद बताया था, नहीं बताया था मुझे याद नहीं है। ये रजिस्टर का सिंबल है, रजिस्टर जो कंपोनेंट है उसका सिंबल है ये, और रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, मैंने बताई थी आपको। इसको हम लोग जब लगाते हैं ना सर्किट में, अपने घर में, मैं आपको यहाँ पे साइड में डाल दूंगा, मदरबोर्ड होती है ऐसे ग्रीन कलर की, उसमें ऐसे एक बोर्ड होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगे होते हैं छोटे छोटे, और वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो वो जो कनेक्शन करने का जो तरीका है वो दो तरीके से होता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज आप लोगों को पता होगा, जब एक के बाद एक के बाद एक बैठे होते हो आप, अगर आप कोई ऐसे बैठे हो लाइन से तो सीरीज हो गया, लेकिन अगर आप आमने सामने बैठे हो ऐसे ऐसे इधर उधर तो होता है पैरेलल। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज मतलब ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस एक के बाद एक के बाद एक लगा हो, बैटरी से कनेक्टेड हो, यहाँ की लगा हो, खत्म, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से करंट आई गया, इसमें सब में करंट आई जाएगा और वापस घूम के आई आ जाएगा। तो उसके दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दो की पॉइंट्स याद रखने हैं। जो आई है वो सेम रहता है हर रजिस्टर में, जो आपका करंट आई है वो सेम रहेगा, बिकॉज देखो ना, देखो जब तक दो डायरेक्शन नहीं होंगे आपके पास कहीं जाने के लिए तो आप कहीं जाओगे नहीं, जाओगे ना। जब आपके पास एक ही डायरेक्शन है जाने का तो आप ऑब्वियसली सीधा जाओगे, लेकिन जब आपके पास कोई डाइवर्जन आएगा तभी तो आप डिवाइड होगे। तो यहाँ पे कोई भी आपका डाइवर्जन नहीं है तो आप डिवाइड नहीं होगा, करंट करंट सीधा जाएगा। जितना भी करंट यहाँ से निकल रहा है वो सब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। जितना भी करंट यहाँ से निकल रहा है वो डायरेक्टली सब में जाएगा। मैं इनके नाम लेट कर लेता हूँ, R1 R2 R3। तीन रजिस्टर लिए मैंने, आप चाहो तो 10 भी ले लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, दो भी ले लो, बस हमें तो एक छोटा सा फॉर्मूला निकालना है इसका। और की पॉइंट्स क्यों याद रखने हैं वो आपको समझ आएगा बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वोल्टेज जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड इन ईच रजिस्टर, ठीक है। टोटल वोल्टेज V होगा। मैंने बोला कि वोल्टेज हर रजिस्टर की अलग अलग है, तो इसको V1 लेट कर लेते हैं, इसको V2 लेट कर लेते हैं, इसको V3 लेट कर लेते हैं। कि रजिस्टर 1 की वोल्टेज V1 है, रजिस्टर 2 की वोल्टेज V2 है, रजिस्टर 3 की वोल्टेज V3 है। और एक चीज इसमें रूल है कि जितनी भी इनकी वोल्टेज है सबका सम मिला के टोटल वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है I बाय हाँ, तो जो टोटल वोल्टेज है इनका सबका सम आना चाहिए, और V होता है IR, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ किया आपने, तो यहाँ हम लिखेंगे I, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पे टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा, जो एक्चुअल में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मैं इसका रेजिस्टेंस RS ले लेता हूँ, बिकॉज मैं सीरीज में निकाल रहा हूँ, और ये I R1, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस 1, तो हम रेजिस्टर 1 को ही काउंट करेंगे, बाकी रेजिस्टेंस को नहीं काउंट करेंगे। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस 2 R2 IR2, और ये IR3। इसमें से अगर आप I कॉमन लेके काट दोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही जितने भी रजिस्टर आप लगाओगे उनका सबका एल्जेब्रिक सम अगर आप कर दोगे तो आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीरीज में, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब पॉज करके देख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन था। ये दो पॉइंट आपको अभी शायद समझ में नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब समझ आ जाएगा, अभी बस आप इतना देख लो इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं ऐसे, यहाँ एक बैटरी होगी, यहाँ एक की होगी, बैटरी V वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ पे R1 R2 R3, यहाँ से करंट I गया होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो डाइवर्जन है, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आपको साफ साफ विजिबल है। तो मैं I1 करंट यहाँ लेता हूँ, I2 करंट यहाँ लेता हूँ, I3 करंट यहाँ लेता हूँ, लेकिन जब ये यहाँ आएगा टोटल बाहर तो वापस से सबका सम हो जाएगा और I वापस आ जाएगा, बिकॉज ये रूल है जितना करंट इस बैटरी से निकल रहा है वापस भी उतना करंट इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो लिखेंगे इसमें की पॉइंट्स, वोल्टेज सेम रहती है, इसमें आपको दिख ही रहा है कि करंट जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है, करंट गेट्स डिवाइडेड इन ईच ब्रांचेस। अब आप बोलोगे डिवाइड कितना होगा, वो हम जब इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको तब समझ आएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना उसके हिसाब से करंट डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से 3 एम्पियर गया तो 111, वो भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन रजिस्टर की रजिस्टर कितने ओम का लगाया आपने। तो अभी आप सिर्फ इसका लॉजिक समझो, न्यूमेरिकल जब होंगे तब इसके अच्छे से आपको ये लॉजिक समझ आ जाएगा कि वो क्या रहेगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे I, जो नेट करंट है वो तीनों का सम मिला के आएगा, जैसे वहां वोल्टेज था यहाँ पे करंट है, I होता है V बाय R, तो मैं इसको R भी लिख देता हूँ। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय
टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या लिया, आरपी लेट कर लिया मैंने, कि इसको सबको सॉल्व करके जो आएगा आंसर वो आरपी होगा। I1 होगा V by R1, R2 होगा V by R, सॉरी I2 होगा V by R2 और ये होगा V by R3। V इसमें से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, रेसिप्रोकल का सम हो गया। तो अगर आपको पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल का सम ले लेना है बस, और जितने भी यहाँ कैसे आप आगे चलते रहो, कोई इशू नहीं है। तो ये रेसिप्रोकल का सम है, तो ये पैरेलल था और ये इससे पहले सीरीज था, ठीक है। अब कुछ मैं 2-3 चीज दिखा रहा हूँ आपको आज। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजा आएगा आपको न्यूमेरिकल्स करने में, इसके कुछ अलग सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसी के अंदर लास्ट टॉपिक है अभी का, हाउ टू जज। देखो मैं जजमेंट सिखा रहा हूँ बस आपको, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा। कैलकुलेशन मैंने सिखा दी, अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला मैंने बता दिया, बट हाउ टू जज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब चलो फर्स्ट पॉइंट देखो इसके अंदर क्या है। अगर कोई आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दे, कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, रैंडम वैल्यू, मे बी सेम वैल्यू भी होते, कोई भी हो उसकी वैल्यू, तो आपको क्या रखना है। अगर कोई आपसे बोले ना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूं, अगर कोई बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूं, तो सबको सीरीज में कनेक्ट करता हूं, सबको सीरीज में लगा दो, कोई भी रेजिस्टेंस सबको। कोई बोलता है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए सबको पैरेलल में लगा, बिना सोचे समझे। अगर कोई आपको 4-4 ओम के, 5-5 ओम के, एक 4 ओम का, एक 5 ओम का कोई भी रेजिस्टेंस दे और आपको बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कितना ले सकते हो उससे, तो सीरीज में लगा दो, मैक्सिमम मिल जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्वेश्चन में काम आएगी तुम्हारे, ठीक है, ध्यान रखना। कोई बोले मिनिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, लगा दो सीरीज में, ठीक है। सॉरी कोई बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस सबको लगाओ सीरीज में, कोई बोले मिनिमम रेजिस्टेंस सबको लगा दो पैरेलल में, बिना सोचे समझे, ठीक है। एक तो ये चीज हुई। थर्ड चीज, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है ना, अगर आपने सपोज करो 5 ओम, 10 ओम और 1000 ओम, ठीक है, और एक 1 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस मैंने आपको दिए, मैंने आपको बोला मैक्सिमम निकालो, तो मैक्सिमम आप क्या बोलोगे कि सीरीज में ऐड कर दो इनको सबको। तो हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा आता है। मतलब मुझे अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दे कोई मुझे, ये तो अभी चलो 4 रेजिस्टेंस है, आप बोलोगे हम इनका सम कर लेंगे ना सर, ये तो आपको दिख ही रहा है कि 1016 हो गया, ये 1016, इसके लिए क्या आप जज कर रहे हो। बट ये बात इसकी नहीं है, ये बात नॉर्मल किसी और क्वेश्चन के लिए भी बोल रहा हूँ मैं। वो कभी कभी ऐसे भी बोल देता है 10⁻6 और 10⁸8, अब क्या करोगे इनका, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अगर आपको जज करने को बोले तो जज का मतलब है कौन किससे ज्यादा किससे कम, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है हमेशा वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा आता है, चाहे कोई भी वैल्यू हो। अगर मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा मुझे ये बात पता है कि 10⁻8 से तो बड़ा ही आएगा आंसर, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतना आपको जजमेंट आना चाहिए। अगर मैं इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दूंगा तो बताना मुझे जरा क्या आंसर आएगा, जजमेंट करने को बोल रहा हूँ। पैरेलल में हमेशा आंसर सबसे छोटा रेजिस्टेंस से जो कि यहाँ 1 ओम है, इससे भी छोटा आएगी वैल्यू। अब वो 0.8 भी हो सकती है, वो 0.3 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आंसर 1 से कम आएगा। अब ये चीज लॉजिक वहां लग जाएगी अगर कोई आपको ऑप्शन दे दे 0.7, 1.3, 101 ऐसे करके एक और ऑप्शन दे दे 1001, तो इसमें 1 से छोटा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो आप आंख बंद करके ये लगा सकते हो। इसलिए मैं इस लॉजिक को बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज कैलकुलेट तो करके आप निकाल सकते हो, बट इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। तो ये लॉजिक था कि सीरीज में रेजिस्टेंस बड़े से बड़ा और पैरेलल में रेजिस्टेंस छोटे से छोटा होता है हमेशा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ एमसीक्यूज, ये सारे लॉजिक सब एमसीक्यू में लगेंगे, तो आपको सारे लॉजिक पता होने चाहिए और सारे लॉजिक एमसीक्यू में लगाने भी आने चाहिए। तो जो हमारी अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यू न्यूमेरिकल भी करेंगे, बड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी होगी शायद, तो तब तक के लिए आप ये सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं और ये वीडियो को तीनों को एक साथ पढ़ना तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।